भारत में गोद लेने की प्रक्रिया कई बार थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना। हाँ बिल्कुल। खासकर तब जब मामला अलग अलग धार्मिक कानूनों और देश के अपने सेक्युलर कानूनों के बीच फंस जाता है। सही बात है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक रीसेंट केस है मद्रास हाई कोर्ट का, के हीरा जॉन बनाम जिला रजिस्ट्रार 2025। जी इसके जरिए देखेंगे कि जब पर्सनल लॉ और सेक्युलर कानून आमने सामने हो तो क्या होता है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश आज यही रहेगी कि ये समझा जाए कि भारत में गोद लेने के कानून, खासकर ये जो किशोर न्याय अधिनियम है 2015 का, जिसे हम जेजे एक्ट कह रहे हैं। हाँ जेजे एक्ट, जी। ये कैसे काम करता है जब मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा हो। और ये हिंदुओं के कानून से कैसे अलग है ये भी देखेंगे। हाँ वो भी, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अलग अलग समुदायों के लिए गोद लेने की राह क्या है, उसके नतीजे क्या हैं। काफी अहम है ये। तो चलिए फिर सीधे इस केस पर ही आते हैं। हाँ हुआ क्या था इसमें, क्या कहानी थी इसके पीछे। देखिए, ये मामला एक मुस्लिम दंपति का है। जी। उनकी शादी हुई थी पर उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। ओके। जो याचिका करता थे यानी पति, हाँ। उनके भाई का देहांत हो गया था हम्म। और भाई के पीछे उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। ओके। उनमें से एक बच्चा करीब 8 साल का, वो इस कहानी के सेंटर में है। अच्छा, और फिर याचिकाकर्ता की भाभी, हाँ मतलब बच्चे की माँ, वो इस 8 साल के बच्चे को इन्हें गोद देने के लिए तैयार हो गई। हाँ और ये दंपति भी तैयार थे। हाँ बिल्कुल। बच्चे की माँ राजी थी। हाँ। और ये दंपति भी बच्चे को गोद लेना चाहते थे। जी। तो उन्होंने बाकायदा 13 सितंबर 2025 को एक गोदनामा, एडॉप्शन डीड। हाँ एडॉप्शन डीड तैयार करवाया। और फिर वो इसे रजिस्टर करवाने गए होंगे, जाहिर है। जी लेकिन लगता है यही बात अटक गई। मतलब सिर्फ एक डीड बना लेना काफी नहीं था शायद। आप सही समझ रही हैं। बिल्कुल। बिल्कुल वही। जब वो इस गोदनामे को लेके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस गए तो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया रजिस्टर करने से। क्यों, क्या कहा उन्होंने? उनका तर्क ये था कि क्योंकि ये परिवार मुस्लिम है, हाँ। तो वो सिर्फ एक डीड के बेसिस पर गोद नहीं ले सकते। अच्छा। उन्हें जेजे एक्ट 2015 और जो नए अडॉप्शन रेगुलेशंस हैं 2022 के, उसकी पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। तो यही वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मतलब पारंपरिक तौर पर गोद लेने को उस तरह नहीं देखता जैसे हिंदू लॉ देखता है, हाँ मान्यता नहीं देता उस तरह से, तो क्या वो जेजे एक्ट के ऊपर माना जाएगा या फिर जेजे एक्ट पर्सनल लॉ पर भारी पड़ेगा? ये कानूनी पेच तो काफी अहम लगता है। यही इस केस का क्रक्स था। और इसी पर मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन ने गहराई से विचार किया। उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया, शबनम हाशमी बनाम भारत संघ 2014 का केस। ओह, शबनम हाशमी केस। हाँ, ये तो काफी चर्चित रहा था। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शबनम हाशमी में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि जेजे एक्ट एक सक्षमतारी कानून है, एनेबलिंग लॉ है। इनेबलिंग मतलब ये कि ये कानून भारत के किसी भी नागरिक को, उनका धर्म चाहे कुछ भी हो, पर्सनल लॉ कुछ भी कहता हो, अच्छा, उन्हें ये विकल्प देता है, ये ऑप्शन देता है कि वो जेजे एक्ट के तहत बच्चा गोद ले सकें। अरे वाह, मतलब जेजे एक्ट ने तो एक तरह से सबके लिए दरवाजे खोल दिए। हाँ। आपका पर्सनल लॉ इजाजत देता हो या ना देता हो, आप जेजे एक्ट के रास्ते जा सकते हैं। बिल्कुल। तो मुस्लिम, ईसाई या कोई भी समुदाय, हाँ। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इसने गोद लेने के अधिकार को ज्यादा समावेशी बनाया। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन ने यह भी साफ किया कि यह स्थिति हिंदुओं के लिए थोड़ी अलग है। अच्छा, हिंदुओं के लिए अलग कैसे? उनका तो अपना गोद लेने का कानून है ना, हमा। सही कहा आपने, हिंदुओं के लिए, और इसमें कानूनी तौर पर बौद्ध, जैन और सिख भी आ जाते हैं। एक अलग कानून है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हमा। जी। अब जेजे एक्ट का ही एक सेक्शन है, सेक्शन 56(3). वो साफ कहता है कि जेजे एक्ट के गोद लेने वाले प्रावधान HAMA के तहत होने वाले गोद लेने पर लागू नहीं होंगे। अच्छा, मतलब जेजे एक्ट हामा को ओवरराइड नहीं करता, उसे अपने दायरे से बाहर रखता है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा शबनम हाशमी केस ने कहा, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ या बाकी पर्सनल लॉज को ओवरराइड कर सकता है अगर कोई नागरिक वो रास्ता चुनना चाहे। तो क्या कोर्ट ने इस केस में यही माना? हाँ बिल्कुल, कोर्ट इसी नतीजे पर पहुंचा। जस्टिस स्वामीनाथन ने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए 3 कानूनी प्रावधानों को एक साथ रखकर देखा। कौन कौन से? पहला, जेजे एक्ट का सेक्शन 14। ये कहता है कि जेजे एक्ट बच्चों की देखभाल और सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर लागू होगा, और अगर कोई दूसरा कानून इससे टकराता है तो जेजे एक्ट ही मान्य होगा। मतलब इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट। और दूसरा? दूसरा, जेजे एक्ट का सेक्शन 63
ये बहुत अहम है। ये कहता है कि जब अथॉरिटी, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गोद लेने का आदेश जारी कर देता है तो गोद लिया गया बच्चा हर तरह से, मतलब हर उद्देश्य के लिए गोद लेने वाले माता पिता का बच्चा माना जाएगा, जैसे वो उनका बायोलॉजिकल बच्चा हो। विरासत वगैरह सब शामिल। विरासत समेत सभी मामलों में। और जन्म देने वाले परिवार से उसके सारे कानूनी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा था संविधान का अनुच्छेद 15(3). ये राज्य को ताकत देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के भले के लिए खास कानून बना सके, भले ही वो सामान्य बराबरी के नियम का अपवाद लगे। अच्छा, तो इन तीनों को मिलाकर जेजे एक्ट का ओवरराइडिंग पावर, गोद लिए बच्चे को बायोलॉजिकल बच्चे जैसा पूरा दर्जा और संविधान की बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनाने की इजाजत, इन सब को मिलाकर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इन सब को मिलाकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण के मामलों में जेजे एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भारी पड़ेगा। प्रिवेल्स ओवर। और ये बहुत जरूरी बात है कि सेक्शन 63 के तहत गोद लिए बच्चे को पूरी तरह से बिना किसी भेदभाव के जैविक बच्चे के बराबर का दर्जा मिलेगा। उसे किसी भी मायने में सेकंड क्लास नहीं समझा जा सकता। ये तो बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण फैसला है, खासकर बच्चे के अधिकारों के नजरिए से देखा जाए तो। बिल्कुल। तो जब कानून साफ हो गया कि जेजे एक्ट ही रास्ता है, तो फिर उस मुस्लिम दंपति को असल में करना क्या था? वो डीड रजिस्टर क्यों नहीं हुई और सही तरीका क्या बताया कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि देखो, सिर्फ एक डीड बनाकर उसे रजिस्टर करवा लेना ये कानूनी तौर पर मान्य प्रक्रिया नहीं है, खासकर जब जेजे एक्ट एक स्थापित रास्ता दिखाता है। उन्हें जेजे एक्ट और 2022 के अडॉप्शन रेगुलेशंस में बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। और वो प्रक्रिया क्या है? स्टेप बाय स्टेप। उसका मतलब है, सबसे पहले उन्हें अपने जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसे सीपीयू कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, हाँ, उसमें आवेदन देना होगा। आजकल ये प्रक्रिया ऑनलाइन केयरिंग्स पोर्टल के जरिए होती है। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ, फिर सीपीयू जरूरी जांच पड़ताल करेगी, होम स्टडी रिपोर्ट वगैरह तैयार करेगी। ठीक है। इसके बाद मामला जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास जाएगा। डीएम के पास? कोर्ट के पास नहीं? नहीं, अब ये बदल गया है। पहले कोर्ट के पास था, अब गोद लेने का फाइनल ऑर्डर जारी करने का अधिकार डीएम के पास है। ओके, तो ये भी एक अहम बदलाव है। प्रक्रिया सीपीयू से शुरू होकर डीएम पर खत्म होती है। जी। इसमें एक और सवाल उठता है बच्चे की सहमति का। बच्चा तो सिर्फ 8 साल का था, क्या इस उम्र के बच्चे की सहमति जरूरी होती है या उससे पूछा जाता है कम से कम? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दा है। इस पर कोर्ट ने रोशनी डाली। कानून ये कहता है कि 5 साल से बड़े बच्चे की सहमति लेनी चाहिए। 5 साल से बड़े? हाँ, लेकिन कोर्ट ने समझाया कि कानूनी तौर पर सहमति, मतलब लीगल कंसेंट, वो तो 18 साल से कम उम्र का बच्चा दे ही नहीं सकता। सही बात है। तो जब नियम सहमति की बात करते हैं तो उसका असल मतलब है बच्चे की इच्छा जानना। अच्छा। इच्छा जानना। हाँ। अधिकारियों को बच्चे से बात करके उसकी भावनाओं, उसकी इच्छाओं को समझना चाहिए। उसे प्रक्रिया के बारे में उसकी उम्र के हिसाब से बताना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर बच्चा ना कह दे, शायद वो डरा हुआ हो या झिझक रहा हो, क्या तब गोद लेने की प्रक्रिया रुक जाएगी? कोर्ट ने इसे भी स्पष्ट किया, जो अधिकारी हैं डीएम और सीपीयू, वो सिर्फ इस आधार पर आवेदन खारिज करने के लिए बाध्य नहीं है कि 5 साल से बड़े बच्चे ने साफ तौर पर हाँ नहीं कहा है या शायद नाखुशी जताई है। तो फिर उन्हें बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखना है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। उन्हें एक होलिस्टिक व्यू लेना होगा, मतलब ओवरऑल देखना होगा कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल। हो सकता है बच्चा शुरू में झिझके, डरा हुआ हो। अधिकारियों को ये देखना है कि गोद लेना लंबे समय में बच्चे के लिए फायदेमंद है या नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। बच्चे की भलाई सबसे ऊपर होनी चाहिए। सिर्फ उसकी हाँ या ना पर फैसला नहीं टिक सकता, खासकर जब वो बहुत छोटा हो। जी। तो आखिर में कोर्ट ने याचिकाकर्ता दंपति के लिए क्या फैसला सुनाया? क्या उन्हें वो राहत मिली जो वो मांग रहे थे कि उनकी डीड रजिस्टर हो? कोर्ट ने वो सीधी राहत, जिसे मैंडेमस कहते हैं, वो देने से इनकार कर दिया। अच्छा। मतलब रजिस्ट्रार को डीड रजिस्टर करने का निर्देश देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई आपने सही प्रक्रिया तो अपनाई ही नहीं। तो फिर उन्हें खाली हाथ लौटा दिया? नहीं, खाली हाथ नहीं। कोर्ट ने उन्हें निराश नहीं किया। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी कि वो अब जेजे एक्ट और 2022 के नियमों के तहत जो सही प्रक्रिया है, सीपीओ और डीएम वाली, हाँ, उसका पालन करें और उसके जरिए आगे बढ़ें। और क्या कोर्ट ने ये भी कोशिश की कि ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो? क्योंकि ऐसी प्रक्रियाओं में तो काफी समय लग जाता है अक्सर। हाँ, कोर्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा
ये अच्छी बात थी। उन्होंने निर्देश दिया कि जैसे ही दंपति अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर डालते हैं, सीपीयू को 3 हफ्ते के अंदर अपनी जांच पड़ताल पूरी करनी होगी। 3 हफ्ते? ये तो काफी तेज है। हाँ, और जब मामला डीएम के सामने रखा जाए तो डीएम को भी 3 हफ्ते के भीतर उस पर फैसला लेना होगा, गोद लेने का आदेश देना है या नहीं। वाह, तो कुल 6 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया कोर्ट ने। मोटे तौर पे हाँ। और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि एक बार डीएम ने गोद लेने का आदेश जारी कर दिया तो फिर उस आदेश को कहीं और जैसे सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो डीएम का आदेश अपने आप में एक संपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। ये तो काफी प्रैक्टिकल निर्देश हैं। प्रक्रिया में तेजी भी आएगी और स्पष्टता भी। जी बिल्कुल। एक और बात पर आपने शुरू में इशारा किया था। क्या कोर्ट ने गोद लेने के अधिकार मतलब राइट टू अडॉप्ट के बारे में भी कुछ कहा? क्या ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट? हाँ, इस पर भी कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने माना कि हालांकि गोद लेने का अधिकार अभी तक सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अच्छा, फंडामेंटल राइट नहीं माना गया अभी तक। नहीं, सीधे तौर पर नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा ये निश्चित रूप से एक मानवाधिकार जरूर है, ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार कैसे? ये परिवार बनाने के अधिकार, राइट टू फाउंड अ फैमिली से जुड़ा हुआ है, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों में मान्यता मिली है और इसमें कोर्ट के अनुसार कानूनी प्रक्रियाओं के तहत गोद लेने का अधिकार भी शामिल माना जाना चाहिए। ये दिलचस्प नजरिया है। मौलिक अधिकार न सही पर मानवाधिकार तो है ही। परिवार की चाहत रखना और इसे पूरा करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना, ये वाकई एक बुनियादी मानवीय इच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस केस और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से मुख्य बातें क्या निकलकर आती हैं? क्या है वो टेकअवेज जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण कि भारत में जब बच्चों से जुड़े मामलों की बात आती है तो सेक्युलर कानून यानी जेजे एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ पर प्रभावी माना जाएगा। गोद लेने के मामले में ये अब और स्पष्ट हो गया है। ठीक है, सेक्युलर लॉ फोपर पर्सनल लॉ बच्चों के मामले में। हाँ। दूसरी बात, हिंदुओं को छोड़कर जिनके लिए अपना हैमा कानून है, बाकी सभी समुदायों के नागरिकों के लिए अगर वे बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उन्हें जेजे एक्ट और उसके नियमों का ही पालन करना होगा। यानी डीएम की मंजूरी जरूरी है। हाँ, जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य है, सिर्फ आपसी सहमति या डीड काफी नहीं। और तीसरी अहम बात, जेजे एक्ट के तहत गोद लिया गया बच्चा कानूनी तौर पर हर मायने में गोद लेने वाले माता पिता का अपना बच्चा माना जाएगा। उसे जैविक बच्चे के समान ही सारे अधिकार और दर्जा मिलेगा, जिसमें विरासत भी शामिल है, कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल। ये फैसला कहीं ना कहीं दिखाता है कि कानून किस तरह बच्चों के हितों को सबसे ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है और साथ ही देश की अलग अलग कानूनी परंपराओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास भी कर रहा है, खासकर गोद लेने जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल भी जुड़ता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। वो क्या? सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, देखिए, जहां ये फैसला गोद लेने की प्रक्रिया में यूनिफॉर्मिटी लाने और बच्चे के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में कदम है, हाँ, वहीं ये उस व्यापक बहस को भी आप कह सकते हैं हवा देता है कि भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां कई पर्सनल लॉ मौजूद हैं, उन्हें एक समान सेक्युलर कानूनी ढांचे के साथ कैसे जोड़ा जाए। ये तो बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में गोद लेने जैसे मामलों के लिए सभी नागरिकों पर लागू होने वाली एक समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत या संभावना दिखती है? ये एक जटिल सवाल है जिसके सामाजिक और कानूनी दोनों पहलू हैं और इस पर मुझे लगता है विमर्श होता रहेगा। बिल्कुल, एक अहम सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए।